गोचर। आप YouTube पे वीडियोस देखते होंगे कि आज या आने वाले समय में फलां ग्रह फलां राशि में गोचर कर रहा है और यह सब राशियां फलानी राशियां करोड़पति बन जाएंगी और इन राशियों को फलां राशियों को असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, सावधान रहें। यह सावधानी जो आपको रखनी है, कब रखनी है, इस बात को समझने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इसके अंदर जो गहराई छुपी हुई है उसे दिल से समझें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही गहनता से अध्ययन करते हैं, यानी कि हम ज्योतिष शास्त्र की बारीकियों को आप तक पहुंचा रहे हैं और विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए बारीक तथ्यों को आप तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। अभी तक हमने नक्षत्रों के बारे में पढ़ा, राशियों के बारे में पढ़ा, ग्रहों के बारे में पढ़ा। उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। हमने ग्रहों के उपाय देखे कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब फल दे रहा है, कमजोर फल दे रहा है, तो उनके उपाय किस प्रकार करने चाहिए। उन सभी वीडियोस को आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं और हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे हमेशा अनुरोध रहता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें। यहां पर सिर्फ इंडिकेशन है, यह सभी बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाती हैं और यदि आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको इस शास्त्र की बहुत ही गहराई की जो जानकारी है वह अवश्य प्राप्त होगी। यह है हमारा वादा है। चलते चलते अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोचर तक। हमने दशाओं को समझना प्रारंभ किया कि दशा किस प्रकार बनाई जाती है। अब हम साथ ही साथ गोचर प्रारंभ कर रहे हैं कि गोचर क्या होता है। यहां हम आज गोचर परिचय देंगे। वैसे तो आप सभी को विदित होगा गोचर परिचय, लेकिन फिर भी हम यहां अपनी जो व्याख्या है वह आप लोग तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने जो स्टडी की है, हमने जो पढ़ा है और उससे जो निचोड़ निकाला है वही आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम गोचर। गोचर होता क्या है? गोचर, गो का मतलब होता है तारा, नक्षत्र, ग्रह और चर का मतलब होता है चलना। तो इन ग्रहों के चलने की जो प्रक्रिया होती है उसे गोचर कहा जाता है। आप सभी को पता है हमारा भचक्र 360 डिग्री का है। उस भचक्र का जब ग्रह विचरण करते हैं, आप कहते हैं यात्रा करते हैं, तो वह यात्रा उनकी शनै शनै जब आगे बढ़ती है और 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 360 डिग्री पूर्ण करने के बाद पुनः 0 डिग्री तक पहुंचते हैं, इसी प्रक्रिया को गोचर कहा जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गोचर का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन हमारे ज्योतिषविदों ने इसका महत्व केवल कहीं कहीं समेट कर रख दिया है। अब प्रश्न आता है गोचर का महत्व ज्योतिष शास्त्र में क्या है। सभी ज्योतिष शास्त्री अपने अपने तरीके से ग्रहों के गोचर को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ग्रहों के गोचर का असल मीनिंग क्या है, हम क्यों गोचरों को समझते हैं, हम क्यों ग्रहों को समझते हैं, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहली बात यह होती है कि हमारी कुंडली में विभिन्न समय पर ग्रहों की दशाएं चलती हैं। जैसे कि जन्म समय पर उस ग्रह की दशा चलती है जो जन्म नक्षत्र का स्वामी होता है। तो यह हम बात दशा वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। अब फिर दशाओं में महादशा चलती है, उसके अंतर्गत अंतरदशा चलती है, उसके अंतर्गत प्रत्यंतर दशा चलती है, उसके अंतर्गत सूक्ष्म दशा चलती है, उसके अंदर प्राण दशा चलती है। तो यह सभी दशाएं जब लगातार चलती हैं तो सभी जगह पर कोई ना कोई ग्रह उपस्थित होता है। अब वह ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, इस बात को समझने के लिए हमें गोचरों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि हमें उस ग्रह के गोचर को समझना पड़ेगा।
मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, तो आपको गुरु की महादशा के वह 16 वर्ष अपनी कुंडली में गुरु को समझते हुए देखनी है कि गुरु का गोचर कब, कहां, किस भाव में हो रहा है। अब हम जब गोचरों को समझते हैं तो हर ग्रह की एक गति होती है, यानी ग्रह चल रहा है, लगातार गतिशील है, यह बात हम सभी को पता है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपने अपनी धुरी पर चल रहे हैं और उन सब की अपनी एक निश्चित गति है। यह गति आप यूं मान के चल सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, यानी सबसे स्लो चलता है। हम यहां पर समझेंगे इस बात को। शनि किसी भी राशि में 2.5 साल रहता है, यानी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चलने में शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है। फिर बात आती है राहु केतु की। राहु केतु को 18 माह का समय लगता है, जिसे हम 1.5 साल कहते हैं। फिर उससे थोड़ा सा तेज होता है गुरु बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की जब बात करते हैं तो यह 12 माह यानी कि 1 वर्ष इनका गोचर काल होता है किसी भी राशि में। इसके बाद में मंगल की बात करते हैं। मंगल लगभग 45 दिन की बात करते हैं इसकी, 45 दिन एक राशि में रहता है। उसके बाद हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य एक राशि में 30 दिन चलता है। फिर हम बुध की बात कर लेते हैं। बुध एक राशि में 27 दिन से लेकर 30 दिन तक चलता है। इसी प्रकार शुक्र है। शुक्र भी 27 दिन से 30 दिन के आसपास ही इसकी अवधि रहती है, कभी 27 दिन, कभी 28 दिन, कभी 29 दिन, कभी 30 दिन। तो इसीलिए यह थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाते हैं। अब सूर्य, बुध और शुक्र यह तीनों लगभग एक गति की हैं, लेकिन थोड़ा सा गति में परिवर्तन होने के कारण कभी कभी इनके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे तीव्र चलने वाला ग्रह चंद्र है, जो एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है। तो हम अगर घंटों के हिसाब से देखें तो इसे 54 घंटे में एक राशि पार करनी होती है। बहुत तीव्र है। और चंद्र से हम मन की बात भी करते हैं। मन की गति और चंद्र की गति दोनों ही तीव्र होती हैं। यहां आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं कि यहां पर जो हमने समयावधि लिखी है, यही समयावधि आपको गोचरों में देखने को प्राप्त होती है। तभी जब शनि चंद्र के आसपास होता है, यानी कि चंद्र से 45 डिग्री पीछे होता है, वहां से हम कहते हैं कि 7.5 लग गई, और 45 डिग्री आगे तक वह 7.5 मानी जाती है। इस प्रकार हम गोचरों के प्रभाव को देखते हैं। अब बात आती है कि गोचर तो हमने समझ लिए कि भाई गोचरों के यह समय अवधि होती है। हमने यह भी बात समझी कि जब दशाओं में कोई भी ग्रह आपका एक्टिव है तो उसका जो गोचर है वह देखना आवश्यक है कि वह शुभ है या अशुभ है। तो जितनी समय अवधि के लिए अगर मान लीजिए सूक्ष्म दशा, प्राण दशा के अंतर्गत कोई ग्रह एक्टिव है और उसका गोचर बहुत शुभ है आपकी कुंडली के अनुसार, तो वह हम शुभता की ओर देखेंगे। और जितनी देर के लिए, जितने दिन के लिए वह दशा चल रही होगी, हम उतने दिन उतने देर के लिए इस बात को कहेंगे कि यह समय शुभ है। अब एक बहुतायत मात्रा में प्रश्न आता है और लोगों के अंदर एक भ्रांति भी है, और यह भ्रांति भी हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा ही उत्पन्न की गई है कि गोचर को देखा कैसे जाए। अक्सर प्रश्न आता है कि गोचर लग्न से देखें या चंद्र से देखें। तो यह बात बिल्कुल सामान्यतः समझने वाली है। आप जब लग्न की बात करते हैं तो लग्न से हम व्यक्ति को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, शरीर की बात करते हैं, और चंद्र से हम मन की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो गोचर देखने की प्रक्रिया है वह चंद्र से ही है।
हाँ, विभिन्न ज्योतिष शास्त्रियों ने लग्न से गोचर को विशेष रूप से देखना प्रारंभ कर दिया है और उनका मत यह है कि गोचर लग्न से ही अधिक प्रभावी दिखाई देता है। यहां हमने लग्न बना दिया। अब आप देखेंगे कि जब आप लग्न से गोचर देखेंगे और चंद्र से गोचर देखेंगे तो उनमें लगभग समानताएं आपको प्राप्त होंगी, लेकिन चूंकि हमारे यहां जो शास्त्रों के अनुसार विधि है वह चंद्र से देखने की है, तो हमने चंद्र को यहां रख दिया। अब शनि का गोचर है। शनि का गोचर जब यहां होता है हम तभी 7.5 ही कहते हैं। जब यहां गोचर होता है हम तब भी 7.5 ही कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि चंद्र यहां है और शनि का गोचर यहां से है तो क्या आप 7.5 ही कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो जब शनि के गोचर से हम लग्न पे 7.5 ही नहीं देख सकते हैं तो फिर लग्न से गोचर को देखने का महत्व क्या हुआ? हाँ, जब लग्न से हम गोचर देखते हैं वह कुछ विशेष कारण होते हैं जब लग्न से गोचर देखा जाता है। यानी यदि हम रोग की बात करेंगे, पराक्रम की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, शारीरिक रूप से कोई हमें स्थिति देखनी होगी तो हम लग्न से गोचर को भी समझेंगे। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और उसकी दशाओं का शुभाशुभ फल जानना है तो गोचर को हम सिर्फ और सिर्फ चंद्र से देखेंगे। चंद्र चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो या कहीं भी हो, हम उस गोचर को चंद्र से ही देखेंगे। अब मान लीजिए चंद्र आपका यहां गोचर कर रहा है और ऐसे में राहु का गोचर यहां से होता है तो हम इसे चंद्र से अष्टम गोचर ही कहेंगे। अब लग्न से यह पंचम है। राहु का पंचम से गोचर शुभ होता है कि अशुभ होता है, इस बात को हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। राहु का चंद्र से या कहीं से भी अष्टम में गोचर शुभ होता है या अशुभ होता है, यह भी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहां दोनों की स्थिति आपको बिल्कुल भिन्न दिखाई देगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप जब भी गोचरों को समझें वह चंद्र से ही समझें। तो आप चंद्र लग्न बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली मेष राशि की है, कालपुरुष की कुंडली मेष राशि की होती है। अब चंद्र जो है हमने मान लिया कि मकर राशि में बैठा हुआ, तो हम गोचरों को देखने के लिए अलग से एक कुंडली बना सकते हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वह आपको प्राप्त वहां हो ही जाएगी। लेकिन जब आप अपना एक प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने हाथ से बना रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप लग्न में मकर राशि रख देंगे और चंद्र को यहां बैठा देंगे, इसे लग्न मान लेंगे। और गोचरों को आप यहां बैठा के देखेंगे। इस प्रकार से जो आपका प्रेडिक्शन होगा, आपका जो फलित होगा वह बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। आपको कहीं से भी इस बात को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहां कंफ्यूजन क्यों है। यह तो ही गोचरों को देखने की स्थिति। हमने गोचर को समझा किस प्रकार से कि दशाओं में जो ग्रह चल रहे हैं उन ग्रहों के प्रभाव जातक के जीवन में किस प्रकार प्राप्त होंगे। अब इन गोचरों को समझने के लिए आप अगर आपके पास में अच्छा सॉफ्टवेयर है तो अब अष्टक वर्ग वहां आपको प्राप्त हो जाएंगे। उन अष्टक वर्गों के अनुसार आप गोचरों को समझ सकते हैं। अष्टक वर्ग क्या होते हैं, उनमें गोचरों को किस प्रकार समझा जाता है, इसके लिए भी हम आपको बहुत शीघ्र वीडियो देंगे। अब यहां पर हम एक नई स्थिति समझते हैं। आप अक्सर YouTube पर देखते होंगे गोचर के वीडियोस कि फला ग्रह का गोचर हो रहा है और इस राशि के जातकों को होगा फायदा,
और फला 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 राशियों के जातकों को होगा नुकसान, और यह आसमान पर चढ़ जाएंगे या ज़मीन पर गिर जाएंगे, इस प्रकार की बातें होती हैं। वह क्या है? वह सामान्य तौर पर हमने देखा मेष लग्न की पत्रिका है, या हम मान लेते हैं कि यहां धनु लग्न की पत्रिका है। आपकी गोचर तो फिर भी पत्रिका के अनुसार ही चलेंगे। अब चूंकि वहां बात राशियों से होती है कि अगर आपकी चंद्र राशि है, हम यह मान लेते हैं कि हमने चंद्र लग्न बनाया है और यह आपकी चंद्र राशि है, तो वर्तमान में जो गोचर हो रहे हैं वह आपके किस भाव से हो रहे हैं, और वह ग्रह आपकी कुंडली में जो भी स्थान रखता होगा फल तो उसी प्रकार से देगा। लेकिन जो चीजें ग्रह स्वतंत्र रूप से देता है, यानी कि हर ग्रह के स्वतंत्र कारकत्व होते हैं, हर ग्रह का अपनी एक ऊर्जा होती है, हर ग्रह का अपना एक फल होता है, वह यहां पर आपको देखने को प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी हम दशाओं की बात करते हैं कि दशाओं के फलों को देखना है, तो हम गोचरों की बात करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि दशा में जो ग्रह है वह किस भाव का स्वामी है और किस भाव में स्थित है और किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है। तो हम उन भावों से, उन राशियों से संबंधित जो फल होते हैं, उनसे संबंधित फलों को हम शुभ या अशुभ कहते हैं। वहां हम गोचरों का सहारा लेते हैं। जब बात आती है सामान्य गोचर की, शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि में और यह इन राशियों वालों को करोड़पति बना देगा। यह किस प्रकार है? अब शनि जब यहां गोचर कर रहा है तो यह धनु राशि का तृतीय भाव है। तो हमें यह समझना होगा कि शनि का गोचर धनु राशि वालों के लिए तृतीय से शुभ है या अशुभ है। अगर यहां पर हम आगे आने वाले समय में आपको यह स्पष्ट करेंगे कि भाई वैसे तो शनि का गोचर किसी भी राशि वाले के लिए जब तृतीय से गोचर करता है तो वह शुभ कहलाता है, लेकिन आने वाले समय में हम इसे और स्पष्टतया समझेंगे। लेकिन यहां हम उदाहरण के स्वरूप जब ले रहे हैं, तो जब तृतीय से गोचर कर रहा है तो शनि शुभ फल देने वाला है। जब शनि शुभ फल देने वाला है तो हमें यह देखना होगा दरअसल धनु राशि के स्वामी के साथ में उसके संबंध कैसे बने। हम यहां सिर्फ नैसर्गिक संबंधों की बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ संसार में सभी राशि वालों के लिए यह प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहां हम सिर्फ नैसर्गिक संबंधों की बात करेंगे। तो इसका स्वामी गुरु है, शनि है, आपस में सम है, तो हम यहां शुभ फलों की बात भी करेंगे और शुभ फलों के साथ साथ फिर शनि की दृष्टियां कहां कहां हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे और उनसे संबंधित अच्छे फलों की बात करेंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सी बात है कि जब हमने धनु राशि की बात की तो और शनि इन्हें करोड़पति बनाएगा, तो विश्व में धनु राशि वाले करोड़ों अरबों की संख्या में होंगे, उनमें से लाख 2 लाख तो बन ही जाएंगे। आप इसकी गहराई को समझिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं वह उतने तर्कसम्मत नहीं है। इसीलिए आपकी चंद्र राशि से उसका गोचर तो समझ में आता है कि हाँ, वह अपने जो स्वयं के स्वतंत्र कारकत्व हैं उनका प्रभाव इस भाव में बैठ के अवश्य देगा। धन भाव में बैठेगा तो धन भाव से संबंधित अपने जो तरीके हैं वह अवश्य दिखाएगा। लेकिन कितने दिखाएगा, क्या दिखाएगा, यह सब आपकी कुंडली की दशाओं पर ही निर्भर करता है। हाँ, सामान्य तौर पर स्वतंत्र कारकत्व उसके दिखाई देंगे, समझ में आएगा। आपने कोरोना काल में देखा ही होगा कि जब शनि यहां गोचर कर रहा था मकर राशि में, तो वह सभी के लिए मकर राशि में ही था। तो विभिन्न राशि वालों के ऊपर विभिन्न प्रभाव थे। अब किसी के शनि दशाओं में था या नहीं था, लेकिन प्रभाव उन पर भी किसी न किसी प्रकार के थे। तो यह इसके स्वतंत्र कारकत्व होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो चलिए, यहां तक हमने आपको गोचरों का परिचय दिया। और भी कई बातें गोचरों से संबंधित होंगी जब हम गोचरों के अध्याय को आगे बढ़ाकर चलेंगे और गोचरों को समझना प्रारंभ करेंगे। विभिन्न ग्रहों के गोचर
किस प्रकार के फलित करते हैं, उनसे किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जब इन सब बातों को हम आपके समक्ष लाएंगे तो गोचरों से संबंधित और भी बहुत सी बातें आप लोगों के सामने खुलेंगी। तो यहाँ तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती लगी हो और आपको लगता हो कि कहीं ना कहीं हम आपके मन से भ्रांतियां दूर कर पाने में सक्षम हो रही हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम आपको गोचरों से संबंधित कुछ और तथ्य बताएंगे और गोचरों के बारे में बताना प्रारंभ कर देंगे कि किस प्रकार ग्रहों के गोचर आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।